नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूँ ITI फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका ट्रांसफार्मर चैप्टर से है और DC मोटर चैप्टर से है। जी हाँ, दोनों में से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किया है। दोनों चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है वो वोल्टेज को बढ़ाने में भी लिया जाता है काम में, और वोल्टेज को घटाने में भी लिया जाता है। बाकी ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर साथियों एक स्थिर विद्युत युक्ति है। ध्यान रखिएगा, मतलब कि ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्थिर विद्युत युक्ति है जिसका प्रयोग जो किया जाता है एसी के वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए। स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों प्रक्रिया में इसको हम प्रयोग में लाते हैं। और यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है वोल्टेज को परिवर्तित करना। परिवर्तित करने का मतलब ये है कि परिवर्तन में आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में कोर किस पदार्थ से बना होता है। ट्रांसफार्मर में कोर प्रयोग किया जाता है, सभी को मालूम है। तो ये जो बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर के कोर में जो सिलिकॉन स्टील होती है उसी का उपयोग किया जाता है। और सिलिकॉन स्टील प्रयोग करने के पीछे भी एक कारण होता है। कारण ये होता है कि इसमें उच्च चुंबकीय पारगम्यता होती है, जिससे यहाँ पर हानि हमें कम देखने को मिलती है यदि हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो हानि होगी वो बहुत ही कम हानि होगी। तो ज़्यादातर इसलिए हम यहाँ पे सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया साथियों? यहाँ पे सिलिकॉन स्टील जो ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो सी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि नहीं होती है। मतलब कि कोई ऐसी हानि होगी जो ट्रांसफार्मर में नहीं होती होगी। तो देखिए, तांबा हानि तो होता है ट्रांसफार्मर में, और लौह हानि भी होता है। बाकी ये घर्षण हानि आपने नहीं सुना होगा। तो घर्षण हानि जो होता है वो ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। बाकी प्रस्थान या धारा हानि जिसको बोलते हैं ये भी हानि होती है। तो ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि क्या होगी? नहीं होगी। तो आप इसे कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में कोई भी जो घूमने वाली चीज होती है या घूर्णनशील आप जिसको कह सकते हैं वो जो भाग होता है वो नहीं होता है। और जब भी घूमने वाला भाग नहीं होगा मतलब कि घर्षण नहीं होगा। तो इसमें यदि घर्षण नहीं हो रहा है ट्रांसफार्मर में तो घर्षण हानि भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि तांबा हानि होता है, लौह हानि होता है, ये सारी हानियां हमको देखने को मिलती है, लेकिन घर्षण हानि हमको देखने को नहीं मिलती है। घर्षण का मतलब ये हुआ कि यदि उसमें कोई भी ऐसा पार्ट है यदि घूम रहा है तो घूमने के दौरान जो हानि होगी उसको हम घर्षण हानि कहेंगे। तो ट्रांसफार्मर में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता है जो यहाँ पे घूमता है। इसलिए यहाँ पे हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ट्रांसफार्मर में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी हानि नहीं होती है, तो घर्षण हानि नहीं होती है। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि मल्टीमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। मल्टीमीटर का नाम आपने सुना होगा। तो मल्टीमीटर से आप वोल्टेज भी माप सकते हैं, करंट भी माप सकते हैं, प्रतिरोध भी माप सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मल्टीमीटर जो होता है एक यहाँ पे कह सकते हैं ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा आप वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध को आसानी से माप सकते हैं। और यहाँ पे आपको वोल्टेज भी देखने को मिलता है, करंट भी देखने को मिलता है, प्रतिरोध भी देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन मारेंगे, उपर्युक्त सभी। डी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युतकार अर्थात इलेक्ट्रीशियन के पास सबसे आवश्यक औजार कौन से होते हैं। यदि आवश्यक के अनुसार बात करें
तो एक इलेक्ट्रिशियन के पास मान लीजिए आपका घर की वायरिंग कराना है, तो कहीं भी आप शॉप पे जाएँगे, वहाँ से सामान लेंगे और कोई भी व्यक्ति आता है वायरिंग करने के लिए, तो आप उसकी चीज़ देखिएगा, वो हमेशा 3 या 4 इंस्ट्रूमेंट ऐसे होंगे जो उसके पास होंगे। जैसे कि प्लायर होगा और स्क्रू ड्राइवर भी होगा और टेस्ट लैंप भी होगा। ये सारी जो चीज़ें होगी उसके पास हमेशा रहेगी, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन का ये मुख्य उपकरण है, जो कि यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है। हालाँकि यहाँ पे जो स्क्रू ड्राइवर है, इसमें आपको पेचकस भी देखने को मिल जाता है। हालाँकि अलग से यदि पेचकस भी दिया होता तो भी हम यहाँ पे सही मारते हैं। तो प्लायर भी हमारा सही हो जाता है, जिसको यहाँ पे प्लास लिखा गया है, और यहाँ पे आपका स्क्रू ड्राइवर भी हो जाता है, टेस्ट लैंप भी हो जाता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन साथियों करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी ऑप्शन क्या है? सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है, बिजली के तार काटने और पकड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जब भी बिजली को काटने की बात किया जाता है, बिजली की काटने की बात नहीं किया जा रहा है, बिजली के तार को काटने की बात किया जा रहा है। तो बिजली के तार को काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्लास का, जिसको हम प्लायर बोलते हैं। तो प्लायर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तार का पकड़ने में भी किया जाता है और काटने में भी किया जाता है। और प्लायर का जो उपयोग है, यदि तार यदि सीधा नहीं है और उसको आप सीधा करना चाहते हैं तो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, या तार को आप टेढ़ा करना चाहते हैं तो उससे भी आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जो सही ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, प्लास। तार को काटने और पकड़ने और मोड़ने, इन सभी चीज़ों में जो प्रयोग होता है वो प्लायर का उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 7, जिसमें पूछा जा रहा है, कौन सा औजार तारों को जोड़ने और अलग करने के लिए उपयुक्त है, प्रयुक्त है? जैसे कि सोल्डरिंग आयरन हो गया, और यहाँ पे मल्टीमीटर हो गया, टेस्ट लैंप हो गया, और वोल्ट मीटर हो गया। तो सोल्डरिंग आयरन का जो उपयोग होता है वो तारों को एक अस्थायी रूप से कह सकते हैं कि जोड़ने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। मतलब कि यदि आपके पास दो वायर है, यदि आप उसको जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे किस चीज़ का? सोल्डरिंग आयरन का, जो कि इलेक्ट्रिशियन की भाषा में। बाकी आप यहाँ पे घरेलू में देखेंगे, आपके घर यदि कोई कनेक्शन हो रहा है तो आप वहाँ पे देखेंगे दो वायर है, तो उसको सोल्डरिंग नहीं किया जाता है, मोड़कर उसको आसानी से ऊपर से टेप कर दिया जाता है। तो वो आपका घरेलू विधि है। लेकिन इलेक्ट्रिशियन भाषा में यदि बात किया जाए कि दो तारों को यहाँ पे जोड़ने की बात हो जाए, तो उस समय हम प्रयोग करते हैं सोल्डरिंग आयरन का। क्लियर हो गया? ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए प्रयुक्त सबसे सामान्य कूलिंग प्रणाली कौन सी है? कूलिंग प्रणाली, वो भी ट्रांसफार्मर में यदि हम बात करें तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें एक प्रणाली होती है जिसको बोला जाता है आयल कूलिंग। जी हाँ, ये ट्रांसफार्मर में होती है, जो कि यहाँ पर आपको आयल कूलिंग बी ऑप्शन में भी देखने को मिल रहा है। तो जो आयल कूलिंग होती है साथियों, ये ट्रांसफार्मर में तेल होता है। तो ट्रांसफार्मर में जो तेल होता है उसी पे ये आधारित होता है इसका पूरा सिस्टम। मतलब कि कूलिंग सिस्टम का जो उपयोग होता है वो ट्रांसफार्मर में होता है, और ये पूरा जो डिपेंड होता है वो तेल के ऊपर निर्भर करता है। और इसके तेल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कूलिंग सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि यहाँ पे जो गर्मी है उसको यहाँ पे कंट्रोल तक किया जाए, ज़्यादा यहाँ पे गर्मी ना हो। और उससे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी आपको लॉस भी देखने को मिलेगा। तो उसको यहाँ पे सही करने के लिए हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं आयल कूलिंग का। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम आयल कूलिंग का जब प्रयोग करेंगे तो ट्रांसफार्मर जो होगा वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा। यदि आयल कूलिंग का हम प्रयोग नहीं करते हैं तो उसमें बहुत सारी हानि भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हीट होगा तो बहुत सारी हानियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं आयल कूलिंग का। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में यदि प्राथमिक कुंडली को या द्वितीय कुंडली को यदि अलग करने की बात कही जाए तो उस समय आप ध्यान रखिएगा, कागज और तेल। जी हाँ, कागज और तेल, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिएगा, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियाँ होती है उनके बीच में इंसुलेशन होता है, और उनके बीच इंसुलेशन प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का कागज होता है। और यहाँ पर
आपको बता दें, एक ट्रांसफार्मर जो आयल होता है उसका भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसका कम देखने को मिलता है, लेकिन कागज़ का जो उपयोग किया जाता है वो ज़्यादातर किया जाता है। लेकिन ट्रांसफार्मर आयल का भी प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तरह से ये क्या करता है, इंसुलेशन का काम करता है और यहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम है उसको भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन में जो डी ऑप्शन दिया गया है वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन नीचे मैंने आपको दिखाया, ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं सवाल नंबर 10, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में किसकी संख्या अधिक होती है। मतलब कि प्राथमिक कुंडलियों के टर्न्स की होती है या द्वितीय कुंडलियों के टर्न्स के होती है या दोनों बराबर होते हैं या यह ट्रांसफार्मर के आकार पे निर्भर करता है। तो साथियों, ये जो द्वितीय कुंडली होती है जिसको आप सेकेंडरी बोलते हैं, इसमें जो होता है ट्रांसफार्मर में, यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम द्वितीय जो कुंडली होती है उसके टर्न्स को अधिक रखते हैं। और जब आप द्वितीय कुंडली के टर्न्स को अधिक रखेंगे तो उसमें जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, मतलब कि वो बढ़ जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन में सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है, द्वितीय कुंडलियों के टर्न्स को। जब भी यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में पूछा जाए कि कौन सी कुंडली की संख्या सबसे अधिक होती है, तो द्वितीय कुंडली की संख्या अधिक होती है। और जब आपसे ये पूछा जाए कि द्वितीय कुंडली की संख्या अधिक क्यों यहाँ पे रखी जाती है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है उसे हमें बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे बढ़ाने के लिए ही, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ही हम द्वितीय कुंडली के टर्न्स को अधिक रखते हैं। और किस ट्रांसफार्मर में, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर की दक्षता कितने प्रतिशत तक हो सकती है। मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है ये आपका कन्फर्म नहीं होता है कि इतना है, एक यहाँ पे माना जाता है कि इतने तक हो सकता है। तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 95 से 99 तक होती है, प्रतिशत तक। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर जो होता है एक स्थिर ऋतु होता है और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी चलने वाला भाग नहीं होता है, मतलब कि घूमने वाला भाग नहीं होता है। और घूमने वाला भाग नहीं होगा तो इसका जो इफिशियंसी होगी, जो दक्षता होगी, वो बहुत ही अधिक होगी। लगभग 95 से यहाँ पे 99 तक इसको माना जाता है, इसका इफिशियंसी दक्षता। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका सही होता है। ऑप्शन में जो दिया गया है सी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर की लोड धारा बढ़ती है तो ताम्र हानि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यदि ट्रांसफार्मर की लोड धारा यदि आप बढ़ा देते हैं या किसी कारण बढ़ जाती है तो उस समय आपको एक हानि देखने को मिलेगी, वो होगी आई स्क्वायर आर। और आई स्क्वायर आर जो होगी ये आपकी ताम्र हानि होगी, मतलब कि ट्रांसफार्मर की ताम्र हानि होगी और धारा के वर्ग के अनुपात में होगी। तो यहाँ पे लोड यदि बढ़ता है, मतलब कि लोड धारा यदि बढ़ता है तो ताम्र हानि भी क्या होगी, बढ़ेगी ही। तो यहाँ पे इस पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं साथियों बढ़ेगी, मतलब कि हानि क्या होगी, उस समय बढ़ेगी। और कौन सी हानि बढ़ेगी, तो वो आपकी बढ़ेगी ताम्र हानि। ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया साथियों? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत प्रवाह की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए जैसे ऑप्शन में दिया गया वोल्ट मीटर, एमीटर और यहाँ पे टेस्ट लैंप और यहाँ पे प्लास दिया गया है। तो यहाँ पे हम प्लास का तो प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसके द्वारा हम परीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो आपको टेस्ट लैंप देखने को मिलता है इसके द्वारा आप कर सकते हैं। मतलब कि टेस्ट लैंप का आप कह सकते हैं कि जो उपयोग किया जाता है वो विद्युत प्रवाह की उपस्थिति का परीक्षण। अब उपस्थिति का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे वायर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो वायर है इसमें करंट है
या नहीं है, तो इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं? तो ये आप टेस्ट लैंप से लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और 4 लोगों को आप दिखा भी सकते हैं दूरी से भी, क्योंकि ये जो लैंप है वो जल जाएगा। तो यहाँ पे जो लैंप है वो जलेगा तो सभी लोग जान पाएँगे कि हाँ, इसमें जो विद्युत प्रवाह है उसकी उपस्थिति है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन जो सी दिया गया है, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। सवाल नंबर 14, जिसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रीशियन किस औजार से नट और बोल्ट कसता या खोलता है, जैसे प्लास से या स्पैनर से या स्क्रू ड्राइवर से या मल्टीमीटर से। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन जो है वो स्पैनर से ही करेगा, क्योंकि स्पैनर जो होता है एक ऐसा औजार होता है और इसका प्रयोग जो किया जाता है ज़्यादातर नट और बोल्ट कसने के लिए किया जाता है या ढीला भी करने के लिए किया जाता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे बोल्ट को कसना हो या खोलना हो या उसे अपने अनुसार उसको ढीला करना हो या ज़्यादातर कसना हो, तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं किसका? तो स्पैनर का। तो यह हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने स्पैनर नहीं देखा होगा तो गूगल कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे फिगर देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें पूछा जा रहा है किस औजार का उपयोग बिजली के तारों को सीधा करने और पकड़ने के लिए किया जाता है। तो बिजली के जो तार है उसको सीधा और यहाँ पे पकड़ने के लिए मैंने आपको बताया था प्लायर का, ठीक है। तो यहाँ पे प्लायर में एक आपका नोज प्लायर भी दिया गया है, ध्यान से देखिए ऑप्शन में। यहाँ पे साथियों पहले ही ऑप्शन में आपको एक नोज प्लायर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे ए है। तो इससे और भी आसान हो जाता है। हालांकि केवल प्लायर भी यहाँ पर दिया होता तो हम प्लायर बांटते, क्योंकि प्लायर में बहुत सारे प्लायर आते हैं और यहाँ पे आप कोई भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन नोज प्लायर जो होता है, जिसको हम यहाँ पे नेज प्लायर लिखे हैं, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नेज प्लस प्लास है या आप नेज प्लायर कह सकते हैं, ये एक विशेष प्रकार का प्लायर होता है और इसका जो आगे वाला जो भाग होता है वो निकला हुआ होता है, उभरा हुआ ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो भाग होते हैं, इसके बीच में जो वायर है उसको आसानी से हम पकड़ सकते हैं और इसका प्रयोग जो किया जाता है, ये इसको तार को पकड़ने के लिए, मोड़ने के लिए भी किया जाता है। अपने अनुसार इसको आप मोड़ सकते हैं, जो कि नोच प्लायर होता है, इसको बोला जाता है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत सर्किट में फ्यूज के कार्य को कौन सा उपकरण दर्शाता है, जैसे कि वोल्ट मीटर दर्शाता है या फ्यूज टेस्टिंग लैंप दर्शाता है या आइसोलेस्कोप दर्शाता है या एम्पियर मीटर दर्शाता है। तो इसको दर्शाता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूज और टेस्टिंग लैंप। फ्यूज टेस्टिंग लैंप जो ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, फ्यूज टेस्टिंग लैंप। जो फ्यूज टेस्टिंग लैंप होता है, इसका उपयोग ही सर्किट में फ्यूज को सही तरह से कार्य कर रहा है या नहीं कार्य कर रहा है या खराब है, इसकी जांच के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर फ्यूज टेस्टिंग जो लैंप आपको देखने को मिल रहा है, वो आपका बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 में पूछा जा रहा है कि विद्युत मोटरों और ट्रांसफार्मरों की इंसुलेशन प्रतिरोध जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक ये ट्रांसफार्मर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, जो कि इंसुलेशन जांचने की बात कर रहा है। तो जब भी यहाँ पे इंसुलेशन जांचने की बात किया जाता है, तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं किसका? मेगर का। जो कि यहाँ पे जब वायर के ऊपर प्रतिरोध के यहाँ पे जब जांचने की बात किया जाए, तो यहाँ पर हम मेगर का उपयोग करते हैं और यहाँ पर मेगर जो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन में, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर हो गया? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। मेगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेगर क्या होता है, तो आप गूगल जरूर कर लीजिएगा, आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि हाँ बिल्कुल यही मेगर है और इसका उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर की बात ना करें, कोई वायर भी हो जाता है तो वायर के ऊपर से इंसुलेशन प्रतिरोध को जांचने के लिए किया जाता है, केवल ट्रांसफार्मर की नहीं, चाहे वो मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो या कोई वायर हो या कोई भी ऐसा यहाँ पे चीज हो जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके ऊपर से आप इसका इंसुलेशन प्रतिरोध के माध्यम से आप इसको जांच सकते हैं। और ये किस यंत्र से आप जांचेंगे, तो उसको हम बोलते हैं मेगर, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया। क्लियर हो गया साथियों? तो आज की डेट में मैंने इतना ही क्वेश्चन कवर किया था, और भी अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो अगली वीडियो में 40 क्वेश्चन कर देंगे।